हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई नो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी एंड दैट्स हाउ आई एम डिलेड बाय हाफ एन आवर, बट थैंक्स गॉड आई एम एबल टू टेक दिस सेशन। मेरा नाम शिल्पा मित्तल है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैंने मास्टर्स किया है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में। और आज आप ये सोच रहे हैं कि मैंने आज थायराइड के बारे में मतलब मैं ये सेशन क्यों ले रही हूँ। तो ये बताना चाहूँगी कि आज वर्ल्ड थायराइड डे है। तो ये मेरा एक अटेम्प्ट है आप लोगों को सही नॉलेज देने का। जो भी मिथ्स है थायराइड के आसपास उसको मैं पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ऑलरेडी आधा घंटा चला गया है, मेरे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और FB लाइव नहीं हो पा रहा था, तो वो फिक्स करने में मेरा हाफ एन आवर चला गया एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए एंड मुझे ज्वाइन करने के लिए, ये सेशन के लिए। तो हम शुरू करते हैं कि थायराइड क्या है और इसमें क्या सही तरीके से आपको खाना है। तो थायराइड क्या है? थायराइड एक बटरफ्लाई शेप का ऑर्गन है जो हमारे नेक के बेस में लोकेटेड होता है। अब ये थायराइड ग्लैंड करता क्या है काम, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना हमारे लिए, राइट। सो थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायरॉक्सिन जिसे कहते हैं, और जो हमारा मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है। अब आप पूछेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दूंगी। हम सब ड्राइव करते हैं, स्कूटर है, कार है, वो किस पे चलती है? उसे कुछ तो फ्यूल चाहिए होता है चलने के लिए। बिना वो फ्यूल डाले वो तो नहीं चल सकती, राइट। तो वो फ्यूल क्या होता है? पेट्रोल है, डीजल है, राइट। उसी तरीके से हमारी बॉडी को भी चलने के लिए कुछ चाहिए होता है, यानी एनर्जी चाहिए होती है। तो थायराइड जो ग्लैंड है वो उस तरीके का हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है और हमारे बॉडी में एनर्जी देता है, ताकि हम सारे जो ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं उन्हें वो और एनर्जी मिले। जैसे हार्ट है हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए है, बोन मेंटेनेंस के लिए है, हमारे मसल्स के लिए है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। तो यानी थायराइड ऑर्गन बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है हमारे बॉडी में, राइट। आप सब मेरे साथ है, एग्री करते हैं। तो अब ये वो काम कैसे करता है, कौन थायराइड हार्मोन को बताता है कि कब उसे कैसा हार्मोन प्रोड्यूस करना है? तो द सिग्नल कम्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ये भी एक छोटा सा ग्लैंड है जो हमारे जो ब्रेन है उसके बॉटम में लोकेटेड होता है। तो ये जो ग्लैंड है ये प्रोड्यूस करता है एंड सेंड्स आउट अ हार्मोन विच इज़ नोन एज TSH, यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को बताता है कि उसे कितना हार्मोन प्रोड्यूस करना है और कब प्रोड्यूस करना है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नहीं? तो अब जब हम नॉर्मल कोर्स में एकदम हेल्दी है तो डे टू डे बेसिस पे कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं होती, और जितना हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रन करने के लिए चाहिए होता है उतना थायराइड ग्लैंड उतना हार्मोन बनाता है। तो प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब ये ग्लैंड का फंक्शनिंग ओवर फंक्शनिंग हो जाता है या अंडर फंक्शनिंग, इन द सेंस हार्मोन प्रोडक्शन में। तो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे ओवर एक्टिव थायराइड बोलते हैं, उसको ऑल्सो हाइपर एक्टिव थायराइड कहा जाता है। और जब फंक्शनिंग ठीक से नहीं होता या कम होता है तो उसे हम अंडर एक्टिव थायराइड बोलते हैं या हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो इसमें काफ़ी सारा फ़र्क है दोनों में। ओके, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गई कि ये ग्लैंड के या ये हार्मोन प्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है आयोडीन। तो आपका आयोडीन इनटेक कैसे है उस पर भी ये ग्लैंड का फंक्शनिंग डिपेंड करता है। तो बैक टू द टॉपिक ऑफ हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। तो हाइपोथायराइड में क्या होता है, ये बहुत कॉमन है और ये आप सबको पता होगा। हाइपोथायराइड में आपका वज़न बढ़ने लगता है और हाइपरथायराइड में वेट लॉस होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ग्लैंड का फंक्शन क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना। तो जब आपकी बॉडी में ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, यानी बहुत हाई हो जाता है आपका मेटाबॉलिज्म,
तो वेट गेन बिल्कुल नहीं होता और बहुत सारा वेट लॉस हो जाता है। और जब आपके ग्लैंड का जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगता है, हार्मोन्स का, ग्लैंड कम हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगता है, तो हाइपोथायराइड हो जाता है और उसके वजह से आपका वेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। उसके अलावा हाइपोथायराइड में बहुत वीकनेस, बहुत ज़्यादा लेथार्जी, फटीग ये भी लगता है। और ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ठंडी भी लगती है। हो सकता है ये सिम्टम सब में नहीं हो, कुछ 1 या 2 ही सिम्टम हो। ऑल्सो हाइपोथायराइड ज़्यादा कॉमन है हाइपरथायराइड से। हाइपोथायराइड में स्किन भी ड्राई होती है, हेयर्स ड्राई होते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ ये एसोसिएटेड है। और आपकी जो हार्ट रेट है वो भी स्लो हो जाती है और हाइपरथायराइड में ये फास्ट हो जाती है। तो देखते हैं कि अभी ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो क्या चीज़ें हमको खानी है ताकि हम हमारे थायराइड को हेल्दी रख सकें। ऑफ कोर्स डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है और डाइट बहुत हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी इन द सेंस, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके डाइट में अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन होना चाहिए। अब मैं प्रोटीन पे क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ? हमारे बॉडी में हर हार्मोन जो है वो प्रोटीन से बना होता है, उसका बेसिक फ्रेमवर्क इज प्रोटीन। तो प्रोटीन अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन होना चाहिए। अब अच्छा क्वालिटी मीन्स क्या? तो अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं तो आपको अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन मिल रहा है। सिर्फ अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन क्या होता है, उसका डेफिनेशन ये है कि प्रोटीन्स बनता है अमाइनो एसिड से। मीन्स छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे हम घर बनाते हैं तो हम ईंट को जोड़ के बनाते हैं, ऐसे ही प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स यानी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स से बनता है। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें हम कुछ असेंशियल बोलते हैं, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती और हम आउटसाइड फूड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसा फूड जिसमें ये सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स हो, अगर वो आप खाएंगे उसे हम गुड क्वालिटी प्रोटीन बोलते हैं। तो आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा, यानी बायो अवेलेबल। सपोज मैं बोलूँ कि दाल में 6 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन आपको अगर वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 2-3 ही ग्राम हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा तो पर्पस है कि 6 में से 6 मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमें उसे किस कॉम्बिनेशन में खाना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से प्रोटीन खा रहे हैं, यानी एग है, फिश है, चिकन है, तो इसका जो इसमें जो अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन है वो परफेक्ट है, यानी आपको सब अमाइनो एसिड्स प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर रेशो में मिलते हैं। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये आप कैसे ले सकते हैं? सीरियल कॉम्बिनेशन पल्स के साथ, यानी हमारा जो नॉर्मल घर का खाना है, खिचड़ी, जो हम राइस और दाल को कंबाइन करते हैं, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन से हमें, जो मैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात कर रही थी बैलेंस की, वो सारा हमें मिलेगा। और कंपैरेटिवली, मतलब जितना नॉन वेज में जो मैं समझा रही थी अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन होता है, लगभग उतना ही हमें अपने वेजिटेरियन सोर्स से मिलेगा। तो जहाँ भी, जैसे इडली है, डोसा है, जहाँ भी आप सीरियल्स और पल्सेस कंबाइन कर रहे हैं, या सीरियल्स एंड मिल्क, जैसे ओट्स एंड मिल्क है, या राइस एंड मिल्क है, या चपाती एंड मिल्क है, या दाल एंड रोटी है, जहाँ पे भी सीरियल कॉम्बिनेशन का आप सीरियल्स एंड पल्सेस का या डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, कर्ड राइस है, आपको अच्छे क्वालिटी का वेजिटेरियंस को प्रोटीन मिलता है। तो आपके हर मील में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फैट्स, गुड क्वालिटी फैट्स। अब गुड क्वालिटी फैट्स क्या होता है? ओमेगा 3 अगर आपने सुना होगा, ये एक टाइप ऑफ फैट है जो आपके स्किन, हेयर और भी बहुत सारे गट फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये आपको मिलेगा आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड से। अगर आप फिश खाते हैं तो ट्यूना, सैल्मन, ये सबसे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे। उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हाइपोथायराइड या थायराइड का ध्यान रखते टाइम, बिकॉज ये आपको फाइबर देंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे, जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी या वो प्रोटेक्शन देंगे। तो कम से कम 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पेशली सीजनल, आपके डाइट में होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका डाइट होना चाहिए फॉर थायराइड। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है प्रोसेस्ड, पैकेज्ड एंड जंक फूड। जहाँ तक हो सके इसका इंटेक काफ़ी कम रखिए। क्यों? अब ये जंक फूड कैसे थायराइड को इंटरफियर करेगा, आप ये सोच रहे हो। हम हेल्दी खा रहे हैं लेकिन कभी कभी तो जंक खा सकते हैं। कभी कभी का डेफिनेशन बहुत क्लियर होना चाहिए।
इज़ इट वंस अ वीक, इज़ इट ट्वाइस अ वीक, इज़ इट वंस इन 15 डेज। तो ये जो प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड्स होते हैं उसमें बहुत सारा सॉल्ट, शुगर एंड ट्रांस फैटी एसिड्स होने के चांसेस होते हैं, और ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी हमारे बॉडी के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है, स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फ्लेमेट कर सकता है, जिसके वजह से थायराइड फंक्शनिंग अफेक्ट हो सकता है। तो उसका इंटेक जितना आप कम रखेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरा, जैसे मैंने बताया, यस, आयोडीन का इंटेक अच्छे से रखिए। आयोडीन आपको बेसिकली मिलेगा डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध, दही, पनीर। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश और नॉनवेज सोर्सेज में भी अच्छा खासा आयोडीन होता है। अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट लॉस पे फोकस कीजिए। बिलीव कीजिए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको हाइपोथायराइड है और जिन्होंने वेट लॉस किया है और उसके वजह से उनके मेडिसिन के डोसेजेस कम हो गए हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मेडिसिन बंद हो गए हैं, और मैं मेडिसिन बंद होने पे भी आपके पास आऊँगी कि क्या एक्सपीरियंस किया है मैंने। तो अगर आप थोड़ा भी वेट लॉस करते हैं, एंड मैं ये मानती हूँ कि थायराइड में वेट लॉस ईजी नहीं होता, टाइम लगता है, पेशेंस बहुत लगता है, बिकॉज अगर आपको हाइपोथायराइड है जिसमें आपका वज़न बढ़ता है, तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि थायराइड में होता क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म बेसिकली डाउन हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है। तो आपके ही वेट का, आपके ही जितना कोई मेल या फीमेल आपके जितना ही खा रहा है, आपके जितना ही वॉक कर रहा है, तो हो सकता है उसका वेट लॉस फास्ट हो रहा हो और आपका उतने अच्छे से नहीं हो रहा हो। तो ऐसे क्यों? तो सिंपल है, क्योंकि आपको हाइपोथायराइड है, तो आपका थायराइड ग्लैंड उतने अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रहा जितना उनका कर रहा है। तो आपके एफर्ट्स जो है उनसे थोड़े ज़्यादा आपको डालने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपके, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए। तो मैंने देखा है मेरे क्लाइंट्स के साथ, अगर 5 या 7% भी वेट लॉस करते हैं तो उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। एक तो जो सिम्टम्स है, सबसे पहले सिम्टम्स में फ़र्क पड़ता है, फटीग नहीं लगती, एनर्जी लेवल्स हाई हो जाते हैं, स्किन और हेयर्स में बहुत फ़र्क आता है, एंड विद डाइट हम ब्यूटीफुली स्किन और हेयर्स का डेफिनेटली ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, अगर आप वो भी अच्छे से खाते हो तो आपको उसमें भी बहुत अच्छे से डिफरेंस नज़र आएगा वेट में आने से पहले, तो आपको थोड़ा बेटर फील होगा उसके वजह से भी। उसके अलावा है एक्सरसाइज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज पे मैं फोकस करूँगी, बिकॉज जैसे मैंने कहा था इसमें मेटाबॉलिज्म के इर्द गिर्द हमारा सारा ध्यान है, हमें मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है। तो आप कोई भी फॉर्म का एरोबिक एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, ऑन द स्पॉट मार्चिंग है, जंपिंग है, सारा वेट पे ध्यान रखते हुए, बहुत हैवी वेट है तो जंपिंग और जॉगिंग आपको अपने डॉक्टर से पूछ के ही करना है, नहीं तो नीज को डैमेज कर लेंगे आप। तो इसके लिए कोई भी फॉर्म का, अगर आप वॉकिंग भी करेंगे तो भी चलेगा, बट येस, सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलती हूँ आपको कि 45 मिनट्स 1 घंटा आप चलिए, पेशेंट्स चलते हैं, उसके बाद चलिए अब लॉकडाउन है, आप घर में चल रहे हो, उसके बाद आपके पास उतना काम नहीं है तो आप घर में पूरे दिन बैठ के या तो टीवी है या मोबाइल है या नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो जो भी है वो देख रहे हो, तो मैक्सिमम टाइम आप बैठ रहे हो, तो अगेन इससे आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो सकता है। इसीलिए आप जितना एक्टिव रहेंगे आप उतने अच्छे से मेटाबॉलिज्म को बूस्ट देंगे। तो इसके लिए ऐसे नहीं है कि आपने 1 घंटा अपना वर्कआउट एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आपको अगर बैठना है, आपको कुछ नहीं करना है तो आप कर सकते हैं, दैट्स रॉन्ग। स्पेशली अगर आपको थायराइड है तो आपको हमेशा एक्टिव रहना है। हर हाफ एन आवर 1 आवर में 5 मिनट्स का राउंड लीजिए, फिर आके बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेंगे बूस्ट करने के लिए मेटाबॉलिज्म। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट इज, आप अगर आपको थायराइड है तो हर 3 या 4 आवर्स में खाइए। क्रैश डाइट्स, फैट डाइट्स जहाँ आप सिर्फ सूप सैलड्स पे है, वैसे प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि मैंने ये मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सी बार देखा है, आपको उससे वेट लॉस आ जाता है बट बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बिकॉज अगर आपने सूप सैलड्स और ये खा के
सपोज एक हफ्ते में 3 किलो भी कम कर लिया, वो पूरे महीने आपका वज़न उधर ही रहेगा, आपका वज़न और नहीं घटेगा। तो आप नॉर्मल डाइट करके भी 2 या 3 किलो एक महीने में कम कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से खाते हैं, यानी अगर आप बॉडी को स्टार्व्ड रखते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, तो आपका मेटाबॉलिज्म वैसे भी कम होगा। इससे अच्छे से आप बराबर खाइए, दिन में 3 से एवरी 3 to 4 आवर्स, यानी इन शॉर्ट 5 to 6 मील पैटर्न का अपना पूरा पैटर्न रखिए। बिकॉज एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जब आप कुछ खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी बॉडी को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, विच इज़ नोन एज स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, थर्मिक एक्शन ऑफ फूड। तो इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। तो अगर आपको थायराइड है तो 3 चीज़ों का आप गांठ मार लीजिए जो आपको ध्यान रखना है। एक तो डाइट एकदम हेल्दी होनी चाहिए। अगर ओवरवेट हैं तो प्लीज़ फोकस कीजिए वेट लॉस करने के लिए। दूसरा है एक्सरसाइज, कोई भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। एक साथ नहीं कर सकते, 10-10, 15-15 मिनट वॉक कीजिए। लॉकडाउन है, घर में चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ईट फ्रीक्वेंटली। ऐसे नहीं है कि आपको हमेशा प्लेट भर के खाना है, बीच में फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स है, ये भी खा सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप्स मत रखिए। तो दवा तो डॉक्टर दे ही रहा है, लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में हैं अगर आप उसे भी करेंगे तो दवा के साथ आपको अपने थायराइड में बहुत अच्छे से डिफरेंस आएगा। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय एंड। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो यू आर ओपन टू आस्क मी क्वेश्चंस। सो मुझे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग माय स्क्रीन टू चेक। ओके, अंकिता ने मुझे पूछा है विच फूड्स टू बी अवॉइडेड इन हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके अंकिता, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। तो ये मेरे इसमें था। देखिए, अगर आपको थायराइड है, स्पेशली हाइपोथायरॉइड, तो क्यूरीफरस वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली है, कैबेज है, लेट्यूस है, ये मना करते हैं। तो ये क्यों मना करते हैं? बिकॉज इसमें गोइट्रोजेंस होते हैं। गोइट्रोजेंस क्या है? जैसे मैंने पहले बताया था कि थायराइड फंक्शनिंग के लिए आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये गोइट्रोजेंस जो है वो जो थायराइड ग्लैंड है उसको अच्छी तरीके से आयोडीन यूटिलाइज नहीं करने देते, इसीलिए ये वेजिटेबल्स को मना करते हैं। बट ये गोइट्रोजेंस बहुत अच्छे से आप इनएक्टिवेट या डिस्ट्रॉय कर सकते हो बहुत सिंपल प्रोसीजर से, जैसे नॉर्मल कुकिंग है या फिर स्टीमिंग है या बॉइलिंग है या इवन थोड़ा सा सॉफ्टे करना। जैसे ब्रोकली अगर आपको सैलेड में खाना है तो कच्ची मत खाइए, उसको हल्का सा बॉईल, एक स्टीम ले लीजिए या थोड़ा सा सॉटे कर लीजिए। कैबेज की सब्ज़ी आप अच्छे से खा सकते हैं क्योंकि उसमें कैबेज पकाया जाता है, तो उस मतलब गोइट्रोजेंस डिस्ट्रॉय हो गया और आपको उससे कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं होनी है। अगर और भी कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ बिलो कमेंट कर सकते हैं एंड मैं आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली आंसर करूँगी। आई एम स्टिल लाइव फॉर सम टाइम, तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस ध्यान आते हैं, अगर अभी आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो मैं अभी ही आंसर कर दूँगी। तो उसके अलावा मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी करती हूँ एंड अगर आपको मेरा नंबर नोट करना है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। इट इज़ 9870404042 एंड मेरा एक फेसबुक ग्रुप भी है, हेल्दी यू बाय शिल्प्स न्यूट्री लाइफ। मैं कमेंट में डाल दूँगी, तो अगर आपको ज्वाइन करना है वहाँ पे भी मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डालती हूँ। तो अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो येस, यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ मी। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हैं। सो देयर इज अ क्वेश्चन बाय शीतल, विच सॉल्ट इज़ गुड फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। बहुत अच्छा सवाल है शीतल। सो फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म आयोडाइज सॉल्ट इज़ बेटर बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अगर आयोडीन कम होगा तो थायराइड की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आयोडाइज सॉल्ट आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। अंकिता ने पूछा है, हर्ड अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, विल इट बी ओके इन हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके अंकिता, जैसे मैंने अभी कहा, यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आपको करनी है तो प्रॉपर क्वालिफाइड डाइटिशियन के अंडर करिए। बहुत सारी चीज़ें प्री रिक्विजिट होगी, आपका ब्लड पैरामीटर्स और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी पूरा प्रोफाइल देख के ही डिसाइड किया जाएगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से, बिकॉज एवरीबडी इज़ डिफरेंट और किसी पे सूट हो सकती है, किसी पे नहीं हो सकती।
तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है मुझे यहाँ बताना। अगर आप जनरली पूछेंगे तो जैसे मैंने कहा, अगर मेटाबॉलिज्म का है एंड आप वो ब्रैकेट में भी अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हो और आप बराबर से खा रहे हैं, तो आई थिंक इट शुड बूस्ट अप योर मेटाबॉलिज्म। So thank you so much, very much everyone for joining me, and अगर आपको further कोई queries है तो please comment कीजिए and I'll get back to you. Thank you so much.